नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं, वहीं कोरोना से रिकवरी के बाद भी रिकवरी के खतरे बरकरार रहते हैं। अब कोरोना से रिकवरी के बाद कौन कौन सी चुनौतियां रहती हैं, इन पोस्ट कोविड लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना है और कैसे कोरोना से रिकवरी के बाद सावधानियां बरतनी है, इसी पर आज करेंगे डिबेट अपने एक्सपर्ट्स के साथ। कोरोना से ठीक होने के बाद भी खतरा बरकरार। पोस्ट कोविड लक्षणों को ना करें नजरअंदाज। कोरोना सर्वाइवर्स को हल्की खांसी, सिर और शरीर में दर्द जैसी शिकायतें, थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ और स्वाद गंध की भी परेशानियां। कोरोना वायरस से इम्यून सिस्टम होता है प्रभावित। कोरोना से रिकवरी के बाद दूसरी बीमारियों का खतरा। मरूदरा में कई जगह पर पोस्ट कोविड सेंटर शुरू हुए। कोरोना से रिकवरी के बाद कई चुनौतियां। कोरोना से रिकवरी, सावधानी रखें पूरी। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर कुसुम गौड़ जी, जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं एसएमएस अस्पताल की। बहुत स्वागत है कुसुम जी आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। कुसुम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम है क्या? ये एक्चुअली पे क्या, कोविड से रिकवर होने के बाद भी कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं जो काफी लंबे समय तक चलते हैं। कोल्ड मतलब पहली बात तो ये समझने वाली बात है कि कोविड से हम रिकवर कब मानते हैं, जबकि अपना टेस्ट आरटीपीसीआर टेस्ट फॉर कोविड नेगेटिव हो जाता है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ भी हम रिकवर हो गए। बट उसके बाद भी सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो काफी लंबे समय तक चलते रहते हैं, जिसको कई बार तो बोल देते हैं लॉन्ग कोविड, और कई बार बोलते हैं उसको कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम, क्योंकि एक टिपिकल टाइप का कोई सिनेरियो, एक फिक्स सिनेरियो नहीं है। इसमें वेरियस टाइप ऑफ सिम्टम्स वो अपीयर होते हैं, एंड दैट वो जो वेरियस टाइप ऑफ सिम्टम्स है वो डिपेंड करता है कि कौन सा, एक तो इसकी वजह से कि कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड ज्यादा है कोविड से, उसके सिम्टम्स आते हैं। कुछ सिम्टम्स आते हैं इस वजह से कि कौन सा मेडिसिन दिया है उस पीरियड में, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई है, उसके सिम्टम्स, उस डिजीज के सिम्टम्स आ सकते हैं। और कुछ इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं जो कि लॉन्ग पीरियड अगर हॉस्पिटलाइजेशन रह जाता है तो उसके हिसाब से जो मेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जिस यूजुअली जो होता है वो होता है पीटीएसडी बोलते हैं उसको, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजीज करके बोलते हैं। इस टाइप का सिम्टम होता है जो मेंटल डिस्टर्बेंस वाला सिम्टम होता है। तो मतलब या तो वो ऑर्गन अफेक्टेड वाले सिम्टम होते हैं, या किसी ड्रग की वजह से और सिम्टम्स होते हैं, या फिर क्योंकि स्टीरॉइड इसमें दिया जाता है कई बार ट्रीटमेंट में, स्टीरॉइड की वजह से भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और कोविड की वजह से भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आ जाते हैं, वो उनकी वजह से भी उनके भी सिम्टम हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होते हैं इसमें, वेरियस सिनेरियो मिल सकते हैं हमको, इसलिए इसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है। अब कुसुम जी, जिन चीजों की आपने चर्चा की, अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, तो मैं कुछ एक एक सिम्टम्स जो कई ऐसे कोविड से ठीक होने वाले लोग रहे जिनसे मैंने बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि उन्हें पर्टिकुलरली किस किस तरीके की समस्या हो रही है। इसमें जब मैंने बात की तो सबसे ज्यादा तो मानसिक तौर पे यह समस्या है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी वो पूरी तरीके से रिकवर्ड हुए नहीं है। एक सुस्ती जैसी कभी फील होती है,
कभी खांसी होती है, कभी ऐसा लगता है शरीर गर्म है, तो ये मानसिक रूप से जो लोगों के दिमाग पे असर पड़ रहा है वो क्या है और उससे लोग कैसे संभले? देखिए, इसमें पहली बात तो हम टोटली ये नहीं कह सकते कि मानसिक रूप से, क्योंकि ऐसे सिम्टम रह भी जाते हैं। जैसे लंग पे थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट पड़ा है तो काफी दिनों तक परसिस्ट कर सकता है। इवन ब्रेथनेसनेस काफी दिनों तक रह सकती है। पर आप जब बात कर रहे हैं कि मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, यस, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि क्योंकि एक इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पीटीएसडी होने के चांसेस रहते हैं, डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं और इवन एंजाइटी होने के चांसेस रहते हैं। अब तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। स्ट्रेस भी होने के चांसेस होते हैं। उसको ये डर रहता है कि कहीं मेरे को वापस तो नहीं हो गई है, ऐसा भी डर हो सकता है। उसकी वजह से वो काल्पनिक जैसे बोलते हैं वो सिम्टम भी हो सकते हैं, काल्पनिक सिम्टम भी हो सकते हैं और एक्चुअल सिम्टम भी हो सकते हैं। और ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इफ अगर लंग बिल्कुल क्लियर है तभी भी उसको सिम्टम है, तब हम कहेंगे कि ये जो खांसी है, जो ब्रेथलेसनेस है, ये साइकोलॉजिकल है। अदरवाइज हमें दूसरी तरफ भी सोचना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें देखना पड़ेगा। तो मेन बात है कि कुछ भी अगर होता है तो डॉक्टर की एडवाइस हमको लेनी चाहिए। नहीं, इसमें एक और चीज है कुसुम जी, ओवर थिंकिंग जो है उससे भी बचने की जरूरत है लोगों को। या बिल्कुल बिल्कुल कोविड थिंकिंग से भी बचने की जरूरत है। और उसमें एक चीज तो ये थोड़ा सा रख लें कि जैसे जो डिजीज हुई है, ये अगर लोग समझ लें तो ठीक रहेगा कि जो अगर अभी डिजीज हुई है आपको तो उससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है उसकी वजह से वो एंटीबॉडीज जो आप में डेवलप हुई है, इम्यूनिटी का मतलब एंटीबॉडीज, उस डिजीज के प्रति जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई है वो वापस आपको होने नहीं देती हैं। अगर हुआ थोड़ा इन्फेक्शन होगा तो बस गले तक रह के हो जाएगा, बाकी आगे इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। तो ये एक तो ये माइंड से ये स्ट्रेस निकाल दें कि हमको वापस हम ऐसे ही कहीं बीमार नहीं हो जाएं, वापस हमको कोविड नहीं हो जाए, वापस हम कहीं हॉस्पिटलाइज नहीं हो जाएं, ये हम निकाल दें। दूसरा, थोड़ा सा मेंटल बैलेंस के लिए, मेंटल पीस के लिए अपन कुछ स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस जैसे होती हैं, मेडिटेशन वगैरह है, योगा वगैरह है, वो भी कर सकते हैं। उससे थोड़ा दिमाग भी डाइवर्ट होगा। और ऑफ कोर्स हमको न्यूट्रिशन का तो पूरा ध्यान रखना ही है। न्यूट्रिशन हमें हेल्दी ही लेना पड़ेगा, नहीं तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी तो डाउन होती ही है कोविड से। तो कोविड तो ठीक हो गया है बट दूसरे इन्फेक्शन हमको आ सकते हैं। तो न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है और जो पानी खूब, ड्रिंकिंग वाटर खूब लेना है, मतलब हाइड्रेशन खूब रखना है अपना, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और थोड़ी एक्सरसाइज भी, फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी होगी, उससे अपना बॉडी वापस गेन करेगा। तो ये सब चीजों का हमें पोस्ट कोविड थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है कुसुम जी, ब्रेथलेसनेस को जो आपने बताया उसमें हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग की समस्या तो खैर होती ही है, हो ही रही है। ऑक्सी लेवल को मेंटेन करने को लेकर के जैसे आपने कहा कि बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज जो हैं वो करने चाहिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना, उसे बना करके रखना। उसके लिए लोग क्या करें? हाँ, ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी होती हैं। और इसमें जैसे अभी आजकल आप लोगों ने भी सब देखा होगा कि प्रोनिंग जो है उसको काफी हाइप दिया गया है इस ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन करने में। इवन ये भी डाटा ये कह रहे हैं कि प्रोनिंग से आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 2-3 डिग्री तक आराम से बढ़ जाता है। तो ये प्रोनिंग वाली एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, ये करना चाहिए। इवन जो फिजिकल एक्सरसाइज और दूसरी होती हैं वो जैसे वॉकिंग है, लाइट वॉकिंग है आपका, ये करने से आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो बढ़ जाता है। तो हमें धीरे धीरे फिजिकल एक्सरसाइजेस और
मेंटल पीस के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमें स्टार्ट कर देने चाहिए अलोंग विद द न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है। अब कुसुम जी, कुछ लोगों में जो समस्याएं हैं वो इस तरीके की भी आई कि भूख मर जाना, यानी कई लोगों को भूख ही नहीं लग रहा है, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ज्यादा भूख लग रही है, ये क्या समस्या है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है और दोनों तरफ पेशेंट के सिम्टम्स जा सकते हैं। एक तो जैसे भूख बहुत ज्यादा लगना, ये भी होता है क्योंकि उस पीरियड में टेस्ट चला जाता है, गंध चली जाती है, खाने का स्वाद चला जाता है, तो खाना अच्छा नहीं लगता होता है। और वैसे भी डिजीज का पीरियड है तो अपना यूटिलाइज ज्यादा होता है, तो उस चक्कर में आपको जैसे ही आप रिकवर हुए बॉडी उसको वापस गेन करना चाहती होती है, तो वापस गेन करने के लिए उसको उतनी ही ज्यादा भूख लगेगी और अब उसको थोड़ा टेस्ट भी आने लग जाता है। तो टेस्ट भी आने लग रहा है और बॉडी को चाहिए भी, तो बॉडी मांगती है, तो इसलिए भूख ज्यादा लगती है। और कई लोगों को जैसे आप कह रहे हो ना कि भूख नहीं लगती है, तो उसका रीजन ये होता है जैसे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन ये हो जाते हैं और उसकी वजह से पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स रह जाते हैं, तो उसकी वजह से उसको कई बार ये सिम्टम रह जाता है कि उसको भूख नहीं लग रही है और ये सिम्टम कई बार 2 महीने तक भी रह सकता है, 2 हफ्ते से 2 महीने तक रह सकता है ये सिम्टम। तो यही रीजन हो सकता है कुसुम जी की बहुत लोगों को थकावट भी महसूस होती होगी इसी रीजन से? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी होता है। एक्चुअली वैसे ही है ना, कोविड के टाइम पे वैसे ही अपनी बॉडी काफी डिप्लेटेड होती है, तो उसकी वजह से थकान, फटीग ये तो होता ही है। प्लस पोस्ट कोविड पीरियड में भी ये थकान ये कई बार बहुत बार कंटिन्यू करती है। कम से कम 15 से 20% लोगों में तो ये पोस्ट कोविड सिम्टम रहते ही हैं और वो करीबन 2-3 महीने तक रह सकते हैं। तो हमें बहुत चिंता नहीं करनी है, बट हाँ जो कोई भी सिम्टम हो रहा है हमें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। तो हमें डॉक्टर की सलाह तो जरूर लेनी चाहिए, बट बहुत स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस और भी इसमें एग्रीवेट करेगा। और जैसे अभी आपने बताया कि भूख नहीं लगने से जो फटीगनेस और होती है, तो वो और भी ज्यादा वाइस वर्सा, जैसे भूख नहीं लगी, हमने नहीं खाना खाया, तो फटीगनेस और भी ज्यादा होगी। पहले ही कोविड की फटीगनेस है और भी ज्यादा होने लग जाएगी। तो ऐसे केस जो होते हैं वो काफी लेट रिकवर होते हैं पोस्ट कोविड सिम्टम्स से। ठीक है। कुसुम जी, मैं आपके पास फिर आता हूं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रमेश जोशी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि अतिरिक्त अधीक्षक हैं एमबी अस्पताल के। बहुत स्वागत है डॉक्टर रमेश आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। अभी बहुत सारी चीजों के बारे में कुसुम जी ने बताया। कुसुम जी प्रोफेसर हैं एसएमएस कॉलेज में, बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया। अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो कोविड से ठीक होकर के लोग आए हैं उनमें बहुत सारी चीजें जो हैं ऐसी सिम्टम रही हैं, खांसी बुखार जो है वो नॉर्मल तरीके से रह रहा है लोगों में, और यही रीजन है कि लोग काफी ज्यादा डर जा रहे हैं। हल्का बुखार भी रहता है, हालांकि जब उसे चेक किया लोग ये फील करते हैं कि शरीर गर्म है, लेकिन जब उसे चेक करते हैं तो वो नॉर्मल ही रहता है, तो वो मानसिक तौर पे भी उसे सोचते हैं। ऐसे मरीजों के लिए आप क्या कहेंगे, ऐसे लोगों के लिए? सर, जो गला है उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कोविड उनको नुकसान पहुंचाता है। जो फेफड़ों में होते हैं, किडनी में होते हैं, आंतों में होते हैं, ब्रेन में होते हैं, तो वो रिसेप्टर गले में भी होते हैं, यानी फेरिंग्स में। और वो फेरिंग्स को जब डैमेज कर चुके होते हैं तो ये सिम्टम्स, जैसा मैडम ने अभी बताया था, कुछ समय तक रहते हैं और उसको अपने चिकित्सक को राय लेनी चाहिए बीमार को, और थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। हमारे यहाँ पे कहावत है, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। तो समय के साथ ये चीज़ें कम पड़ती जाएगी और जो भी ट्रीटमेंट उनके डॉक्टर के द्वारा, उनके फिजिशियन के द्वारा जो सजेस्ट किया जाता है, या ENT के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा जो सजेस्ट किया जाता है,
उसको लिया जाना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ लिया जाना चाहिए। और ये निश्चित रूप से कुछ समय बाद उनको प्रभाव दिखाना प्रारंभ करेगा, उनको इसका फायदा मिलना प्रारंभ होगा। और इसी के साथ में जो वाइटामिन है, जैसे वाइटामिन फीवर के बारे में मैं आपसे समझना चाह रहा था कि देखिए बहुत लोगों से मैंने बात की तो उन लोगों का ये कहना है कि शाम के वक्त ये महसूस होता है कि मेरा शरीर गर्म है, तो मैंने जब थर्मामीटर से चेक किया तो टेम्परेचर होता नहीं है, यानी फीवर है नहीं। लेकिन बहुत लोगों को फीवर है भी, 99 भी अगर जा रहा है तो फीवर है, 99 भी तो फीवर ही है, 100 अगर जा रहा है तो वो भी फीवर है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि वो अगर कोविड से ठीक होकर के आए हैं तो फिर फीवर क्यों आ रहा है बार बार? जी सर, क्या होता है कि कोविड है वो शरीर के जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो फीवर का रेगुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो थायराइड की अगर कोई प्रॉब्लम रही है तो, या उनका जो पाचन तंत्र है वो, इन सबको गड़बड़ कर देता है। तो ये जो बुखार है, बुखार यानी टेम्परेचर के जो रेगुलेशन के जो सेंटर्स हैं बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर, तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं इस कोविड की वजह से। और मैंने जैसा पहले कहा था कि इसके लिए छोटी मोटी आधी गोली पैरास्टामोल की ली जा सकती है, अपने डॉक्टर से राय ली जा सकती है, और अगर वो समझेंगे ज़रूरी तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करा करके बुखार के जो बाकी अन्य कारण हैं उनको निकाल देंगे कि भाई ये बुखार के कारण है, वो इस बीमार में नहीं है। यानी और इसके बाद जो हमारे इधर एक ट्रीटमेंट होता है, इसको कहता है रीअश्योरेंस, यानी कंटिन्यूअसली उन्हें अपने डॉक्टर के संपर्क में रहने की जरूरत है। अब ब्रेन की आपने बात की तो एक चीज कुसुम जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बहुत लोगों में सरदर्द की भी शिकायत मिली है कि कंटिन्यूअसली हेडेक होता रहता है। सरदर्द की शिकायत इसके हम दो डायरेक्शन देख सकते हैं। एक तो डायरेक्शन ये है दैट मे बी बिकॉज कि जो कोविड टाइम पे जो हमारा जो कोविड ने हमारे ब्रेन पे असर किया हुआ हो, है ना, ब्रेन की सेल्स पे असर किया हुआ हो, तो उसकी वजह से भी हेडेक रह सकता है। और कोविड ने हमारे अगर ब्लड वेसल्स पे असर किया है तो वो भी ब्रेन की अगर वेसल्स पे असर किया है तो उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। और अगर अपन सिंपलर वे में देखें तो पोस्ट कोविड जो स्ट्रेस होता है, जो मेंटल डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से भी ये हेडेक हो सकता है। तो इसको हमें ढंग से थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि वो हेडेक है किस वजह से। अगर वो मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से हेडेक है तो उसको उस तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। और अगर वो वेसल्स की वजह में, अगर आई खराबी की वजह से है, वेसल्स में क्या है, थक्का जमने के चांसेस हो जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा थक्का जमता है तो वो सिर दर्द के रूप में होता है। कहीं पर ज्यादा भी हो सकता है तो वो आपका नस भी फटने के चांसेस होते हैं। ऐसे भी केसेस आए हुए हैं। बिल्कुल कुसुम जी, इसी में एक और चीज है, हेड पेन के बाद कुछ लोगों को नजर धुंधली होने की भी समस्या आई है। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। वो अगर आपका जो आईज का जो सेंटर होता है, अगर वहां पे अगर ब्लीडिंग हुई है तो नजर भी आपकी बिल्कुल जा भी सकती है। हालांकि बहुत रेयर ऐसे केसेस होते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है। और आपका अगर कम है, वो ब्लीडिंग कम हुई है, कम नर्व सेल को, ऑप्टिक नर्व को अगर कम इफेक्ट किया है तो विजन ब्लरिंग भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि अपना कोविड ने कितना नुकसान किया है, किस अंग को और कितना नुकसान किया है। जिस अंग को नुकसान किया होता है उसके ही सिम्टम आते होते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपसे रमेश जी समझना चाहूंगा कि जो कोविड को मात दे करके लोग आए हुए हैं, कहा यह जा रहा है कि अगर एक बड़े लेवल पे कोरोना ने आपको डैमेज किया है तो फेफड़े को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कोविड ने। जो लोग ठीक होकर के आए हैं, फेफड़े को वापस मजबूत किस तरीके से करें? को मजबूत करने के लिए जो फेफड़े के व्यायाम हैं वो सबसे पहले हैं।
जिसके अंदर जो योगा है, यानी कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, वस्त्रिका है, तो ये जो व्यायाम है जो हमारे भारतीय पद्धति के हैं और कई सदियों से किए जा रहे हैं, तो ये किसी ट्रेंड योगा टीचर के देख रेख में किए जाने चाहिए। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, किसी खुले स्थान पर छत पर चले जाएं और बहुत गहरे गहरे सांस लें। दूसरा, जो आपका घर है उस घर के अंदर जो खिड़कियां हैं उनको खुली रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उस बीमार को मिल सके। और जैसे जैसे ये फेफड़े के व्यायाम करेंगे तो वो उसकी जो शक्ति है जो कोविड ने कमज़ोर कर दी थी वो वापस आएगी, वापस लौटेगी, वापस रिगेन होगी और वो बीमार अपने आप को ठीक महसूस करने लगेगा। उसी के साथ कभी कभी ये जो इनहेलर होते हैं या जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, इन दवाइयों की भी जरूरत पड़ सकती है। और वो ब्रोंकोडायलेटर एक्सरसाइजेस तो आपने फेफड़ों की बताई, शक्ति लेकिन को इसमें बढ़ाएंगे। बहुत लोगों को हमने ये भी देखा है कि अपने ब्रेथ को रोकने की प्रैक्टिस लोग करते हैं कि हम 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट तक अपनी सांसों को रोकें। ये कितना लाभकारी है? जी हाँ, ये लाभकारी तो है, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी शक्ति है, अपनी क्षमता है। तो वो व्यक्ति, उनको ये राय दी जाती है कि वो अपने आप को बेहतर करे, अपने आप को बेहतर करे, वो किसी और से कंपेयर नहीं करे। एक बहुत अच्छी कहावत है कि किसी और की कॉपी करने के बजाय अपने स्वयं का एक बेहतर वर्जन बने। नहीं, मैं ये आपसे मैं समझना चाह रहा हूं कि ये कितना लाभकारी है और एक स्टैंडर्ड अगर मानक हम समझे तो कितने सेकंड तक एक इंसान अपने सांस को रोक सकता है, क्योंकि ये बताता है कि आपका फेफड़ा कितना मजबूत है। सांस रोकने की जो शक्ति है अलग अलग लोगों में अलग अलग है। ये निर्भर करता है कि उसकी आयु कितनी है, उसके और क्या क्या बीमारियां हैं। कई सारे कारणों पर ये जो सांस रोकने की शक्ति है वो निर्भर करती है। लेकिन व्यक्ति पहले ये तय करे कि पहले दिन वो कितने सेकंड सांस रोक सकता था और उसको धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करे। वो किसी से कंपेयर नहीं करे, किसी एक जगह लाइन खींच करके खड़ा नहीं हो जाए और अपने आप को स्ट्रेस में नहीं ले कि मैं तो इतना सेकंड सांस नहीं रोक पा रहा हूँ। वो स्वयं को एक पैरामीटर मानते हुए, स्वयं को एक आधार लाइन मानते हुए अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करे। बाकी तो 30 सेकंड सांस रोकने वाले भी हैं, 1 मिनट तक सांस रोकने वाले भी हैं और 10 सेकंड सांस रोकने वाले भी हैं, जिसमें भी वो घबरा जाते हैं। बिल्कुल, तो एक यानी उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उनके शरीर के हिसाब से वो इस तरीके के एक्सरसाइजेज जो हैं वो कर पाते हैं। कुसुम जी, एक चीज अब मैं समझना चाहूंगा कि देखिए, जो ब्लड प्रेशर है स्टैंडर्ड कहा जाता है कि 120 और 80 अगर आपका है तो फिर वो स्टैंडर्ड जो है वो ब्लड प्रेशर है। बहुत लोगों में समस्या ये आई है कि जब वो कोरोना को मात देकर लौटे हैं तो वो सही तरीके से रक्तचाप जो है उनका नहीं रह रहा, कभी बढ़ जा रहा, कभी घट जा रहा। तो वो हाई बीपी है, लो बीपी है, लोग ही नहीं समझ पा रहे। हाँ बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, ऐसा भी होता है। ये भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की तरह से रिफ्लेक्ट होता है। और इसमें क्या है कि जो ब्लड, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि कोविड भी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकता है और हार्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और इसमें क्या है, ब्लड में थक्का जमने की, जैसे मैंने अभी आपको हेडेक के टाइम में बताया था, ब्रेन में थक्का